नमस्कार, आई वेलकम यू टू कॉनपास एजुकेशन। मैं हूं चंदन चौबे। रिसेंटली जो लंदन में इंडियन हाई कमीशन के ऊपर खालिस्तानी अटैक हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब इस अटैक की जांच का काम दे दिया गया है एनआईए को। बट यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट तो सीबीआई करती है और ये अटैक तो लंदन में हुआ है हमारे हाई कमीशन पर, इसमें इंटरपोल की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ना दे करके एनआईए को क्यों दिया गया है? और मैं ये जानता हूं कि आपको ये पता नहीं होगा कि एक बार एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी एनआईए और सीबीआई में कि उनमें से कौन बनेगा या रहेगा इंटरपोल का मेंबर। इस वीडियो में आपको इस इशू को भी डिटेल में समझना पड़ सकता है। आप ये जरूर सोच सकते हैं कि ये अटैक तो लंदन में हुआ है, वहां की पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, वहां एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। यहां पर एनआईए अलग से एफआईआर क्यों दर्ज कर रहा है, इसके प्रूव करने की क्या जरूरत पड़ गई है और यहां पर ये कैसे जांच करेगा? तो एक बार इसी लचरपन की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसके बाद से लेकर के अब तक जाकिर नाइक के केस में कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। उसको पकड़ना तो दूर, इंटरपोल से एक नोटिस भी इशू नहीं करवा पाई एनआईए। थैंक गॉड यहाँ काफी सीरियसली इशू को ले जाने की कोशिश की जा रही है और इसको समझा जा रहा है। ये सब कुछ मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। माउंट अन्नपूर्णा इज क्वाइट इन न्यूज विच इज लोकेटेड एट। आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी भूटान, सी नेपाल एंड डी अफगानिस्तान। नाउ आप देख सकते हैं कि एनआईए को ये केस अब ट्रांसफर हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक विभाग के द्वारा, और इस विभाग का नाम है काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन। इस पर एफआईआर दर्ज जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, और अब ये जो है जांच पहुंची है एनआईए के पास। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि एफआईआर को ऊपा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग दर्ज किया गया था, इसीलिए ये मैटर तो एनआईए के पास आना ही था क्योंकि टेररिज्म का इशू है ये। मगर एनआईए के पास उनका जो ओरिजिनल एक्ट था 2008 का, उसके अकॉर्डिंग उनके पास ये पावर ही नहीं थी कि जो भी केस अगर इंडियन टेरिटरी के बाहर का बनता है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। इसकी पावर उनके पास नहीं थी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप कहना चाहते हैं कि पैन इंडिया का तो राइट था, तो हाँ, इंडिया में एनआईए कहीं भी जांच कर सकती है, इसका जो है अधिकार उनके पास है उनके ओरिजिनल एक्ट में ही। मगर अब 2019 में एनआईए एक्ट को एक बार अमेंड कर दिया गया और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एनआईए को और ज्यादा एम्पावर कर दिया गया कि कोई भी टेरर एक्टिविटी हो, जो इंडिया के अंदर हो या बाहर, अगर ये टेरर एक्टिविटी इंडियंस या इंडियन इंटरेस्ट को के खिलाफ है या उसको चैलेंज करता है किसी भी तरीके से, तो एनआईए हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट इट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पावर एनआईए को दे दी गई, तो क्या अब इंटरपोल में भी सीबीआई की जगह एनआईए ही इंडिया को रिप्रेजेंट करता है क्या ऐसा भी है? तो देखिए, 2013 में इसी इशू को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। एनआईए और सीबीआई आपस में ही इस पर एक तरीके से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर किसके पास कंट्रोल होगा ओवर इंटरपोल। और यहां पर सबसे पहले एनआईए ने कहा कि लार्ज नंबर में इंटरपोल जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है, वो टेररिज्म के इशू से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पर उनको जो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी जांच करने की मेन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक तरीके से एनआईए है। और इसके अलावा इंटरपोल का जो डाटाबेस है
उसमें टेररिस्ट के काफी सारे डाटा जो है वो उनके पास है। तो क्या है कि अगर उनको टेररिज्म की जांच करनी है तो उनको उस डाटा बेस का एक्सेस काफी अच्छे से हो जाना चाहिए। एक्चुअली 2013 में एनआईए को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि डाटा बेस का उनको एक्सेस नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए उन्होंने इस इशू को रेज किया। इसके अलावा इंटरपोल ने ये भी कहा कि एक्स्ट्राडिशन, और इंटरपोल ने ये भी कहा था, इंटरपोल ने नहीं, एनआईए ने ये भी कहा था कि एक्स्ट्राडिशन और डिपोर्टेशन का काम जो है उसमें भी मोस्टली वही इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी। अगर ये हो जाता तो एनआईए बन जाता नोडल एजेंसी जो म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज, लेटर रोगेटरीज, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीजों को देखता। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि देखिए टेररिज्म के अलावा और भी दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे मर्डर, डॉरी डेथ, स्मगलिंग एंड करप्शन, और उस वक्त डिफेंस डील के ही करप्शन के काफी ज्यादा केसेस थे। तो सीबीआई ने कह दिया कि अगर यहाँ पर जो इंटरपोल का एक्सेस या कंट्रोल एक तरीके से एनआईए को मिल जाएगा तो इन सारी इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और फिर सीबीआई ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि ऑलरेडी उन्हें इंटरपोल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। उनकी एक अलग से यूनिट ही इस चीज के लिए बन गई है कि वो इंटरपोल के रिगार्डिंग चीजों को देखे, और एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी वो ऑलरेडी बना चुके हैं अच्छे से इंटरपोल के साथ। तो ये सारा कुछ एक तरीके से एनआईए को दोबारा करना पड़ेगा, इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और ये एक तरीके से ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक बने बनाए सिस्टम को बर्बाद कर नया सिस्टम बनाना इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, ऐसा सीबीआई ने कहा। और यहाँ पर उस समय सीबीआई जो ये डिफेंस केसेस के करप्शन के केसेस थे उसकी वजह से और इस तरीके के पावरफुल आर्ग्यूमेंट के कारण फिर सीबीआई के ही पास ये जो इंटरपोल का नोडल एजेंसी का दर्जा है वो रहने दिया गया, उससे नहीं लिया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इशू हुआ, लेकिन बाद में ये इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया जब नेशनल ग्रिड काम जो है अपना ठीक से करने लगा। नेशनल ग्रिड से हुआ क्या कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आसानी से किसी भी तरीके का डाटा एक्सेस कर सकती हैं किसी दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी का। तो इससे ओवरऑल डाटा बेस का जो एक्सेस का प्रॉब्लम था किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लगभग सॉल्व हो गया है, और उसके बाद से फिर इस तरीके की डिमांड कभी भी देखने को मिली ही नहीं। फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक डाउट अभी भी होगा आपको कि फिर भी क्या हो जाएगा इस एफआईआर से, आखिर एनआईए कर ही क्या लेगी, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ तो लंदन में है। तो मैं बता दूं आपको कि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ऐसे ही फॉर्मेलिटीज को पूरी किए बगैर जाकिर नायक के केस में एनआईए पहुंच गई इंटरपोल के पास और फिर हो कुछ भी नहीं पाया। हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पर एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजी इंटरपोल को, लेकिन यहाँ पर इंटरपोल ने देखा कि चार्जशीट जो है इस केस में फाइल ही नहीं की गई थी। तो इसी को आधार बना करके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से इंटरपोल ने, और इसके बाद फिर एनआईए ने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके भी भेजा बार बार रिक्वेस्ट, तब भी उसके बाद इंटरपोल इसको रिजेक्ट ही करता आया। और उससे हुआ क्या कि जाकिर नायक के केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। यहाँ पर आज इसी गलती से सीखने की जरूरत है और इस तरीके की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी गलती की कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। आज तक आरसीएन भी इशू नहीं करवा पाई है जाकिर नायक के केस में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो फिर यहाँ पर आगे एक्स्ट्राडिशन का काम कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए एफआईआर, फिर इसके बाद चार्जशीट, इसके बाद जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कुछ पूरा होना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से या फॉर्मेलिटीज का कोई इशू बना करके कोई जियोपॉलिटिकल गेम ना खेल जाए इंडियन इंटरेस्ट के साथ। इसको रोकने के लिए ये फॉर्मेलिटीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको ये सारा इशू ओवरऑल समझ में आ चुका होगा। एंड फाइनली लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल।
and here you can see this why it is in news.